हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त होंगे। आपके लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक ऑडियो बुक जो कि आपकी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। लर्निंग के लिए ऐसे काम आने वाली है तो आपके जो जीवन की कठिनाइयाँ, जो कंप्लेंट्स हमारे जीवन में होती है, उसको कैसे हम डाउनग्रेड करें, उसको कैसे कम करें और अपने आप को कैसे अपने जीवन में बढ़ाएं, जो सब चाहते हैं। उसके लिए एक बुक जो इसको मैं डिस्कस करूंगा डेली, एक दो पेज, मात्र एक दो पेज हम सुनेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे, अपने मन में विचार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विक्टोरियल फ्रैंकल की मैन सर्च ऑफ मीनिंग, मतलब अपने जीवन का अर्थ वो निकाल रहे हैं एक कैंप में जहां पर वो फंसे हुए, बंदी बने हुए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए उनकी कहानी शुरू करते हैं और एक दो पेज पढ़ते हैं और आगे हम चीज़ें समझते हैं। भाग 1, बंदी शिविर के अनुभव। स्टार्ट करते हैं। यह पुस्तक तथ्यों व घटनाओं को लेखा जोखा प्रस्तुत करने का दावा नहीं करती है। यह तो लाखों बंदियों के उन दुखद निजी अनुभवों का ब्यौरा है जो उन्हें यातना शिविर में हुए। यातना शिविर में वापस लौटे बंदियों में से एक वहां की सच्ची कहानी को इस पुस्तक के जरिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। यह कहानी उस भयानक आंतक की कहानी नहीं है जिसके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है। यह तो उन अनगिनत मानसिक व शारीरिक कष्टों की झलक दिखाती है जो यातना शिविर के बंदियों को लगातार सहन करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह कहानी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगी कि यातना शिविर में एक औसत बंदी, मतलब एवरेज बंदी जो प्रिजनर है, कि रोजमर्रा का जीवन कैसा था, मतलब उनकी डेली रूटीन कैसा था। सो वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ पाएंगे कि कैसे वो अपने मेंटल और बॉडी स्पेस से लड़ते थे, समझते थे और क्या सीखते थे और उससे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इस पुस्तक में जिन घटनाओं के ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है उनमें से अधिकतर घटनाएं बड़े और जाने माने बंदी शिविर में नहीं घटी। ये तो उन छोटे शिविरों की बेरहम किस्से हैं जहां सही मायने में कहर छाया हुआ था, मतलब डिजास्टर था वहां पर। यह महान नायकों व शहीदों के दिए गए कष्टों की और उनकी मृत्यु की कहानी नहीं है, न ही यह उन प्रमुख कपोस व उन जाने माने कैदियों के बारे में बताती है जिन्हें बहुत सारी छूट व सुविधाएं मिली हुई थी। यह ताकतवर लोगों की कष्टों की कहानी नहीं है, मतलब ये एक हीरो की और मतलब बड़े बड़े लोगों की कहानी नहीं है, बड़े छोटे छोटे लोगों की जिनकी कहानी को हम आम लोगों में, आम जीवन में समझकर अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। बल्कि उन अज्ञात लोगों की बलिदानों, कष्टों व मृत्यु की कहानी है जिनको आंकड़े कहीं दर्ज नहीं किए गए। यह उन साधारण बंदियों की कहानी है जिनके बाजुओं पर किसी खास पहचान वाला निशान नहीं था, जिनके कपास से सचमुच घृणा करते थे। उनके क्लोज बड़े गंदे थे, जो शक्ल देखते हुए, शरीर देखते हुए लोग उससे घृणा करते थे, भागते थे दूर। आगे पढ़ते। जहां आम बंदियों को बहुत कम भोजन दिया जाता था जबकि कपोस की कभी भोजन की कमी नहीं होती थी। दरअसल उनमें से अनेक तो ऐसे थे जो शिविर में इतनी सुविधा के बीच रह रहे थे जितनी उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिली थी। वह पहरेदारों की तुलना में बंदियों के साथ अक्सर कड़ा बर्ताव करते थे और एसएस के लोगों की तुलना में उन्हें बुरी तरह पीटते भी थे। बेशक ऐसे लोगों को उन्हीं बंदियों के बीच में चुना जाता था जिनका चरित्र यह सब करने के लिए उपयुक्त नजर आता था। वे काम शुरू करते ही एसएस के आदमियों के शिविर के वार्डनों की तरह ही जुल्म ढाने लगते थे। इसके बाद उन्हें सिर्फ बेरहम लोगों की मनोवैज्ञानिक मेंटल स्तर पर ही परखा जा सकता था। हाँ, यदि वो अधिकारियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते थे तो उन्हें फौरन उनके पद से हटा दिया जाता था। मतलब अपने ही लोग अपने कैदियों को साथ में लाकर मतलब अपने कैदियों को यातना दिलवाना, बताओ कैसे काम करते थे। आगे बढ़ते हैं। बाहरी लोग यातना शिविर के भीतर जीवन के बारे में आसानी से अर्थहीन कल्पनाएं कर सकते थे। शिविर के बारे में उनकी सोच दया और भावनाओं के आधार पर बनेगी, लेकिन वह
यह नहीं समझ सकते कि शिविर के अंदर सारे बंदी किसी तरह हर रोज अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। डेली स्ट्रगल। ये रोज मिलने वाली रोटी और अपने जीवन के लिए लगातार चलने वाली एक जंग थी, जिसे वो अपने लिए या किसी अच्छे दोस्त के लिए लड़ते रहते थे। कैदी, नेक्स्ट पैराग्राफ, कैदियों का काफिला। अब हम एक ऐसे काफिले की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए औपचारिक रूप से यह ऐलान किया गया कि कैदियों को एक निश्चित संख्या में दूसरे शिविर में भेजा जाएगा। लेकिन यह घोषणा सुनकर कैदियों ने सहज ही यह अंदाज लगा लिया कि इस काफिले की यात्रा किसी अन्य शिविर में नहीं बल्कि गैस चैम्बर में जाकर खत्म होगी। गैस चैम्बर जहाँ पर सबको, जिसको यात्रा देनी होती थी, जिसको खत्म करना होता था, उन पर वो लोग उनको अंदर भेजते थे। बीमार, कमजोर और काम करने में अयोग्य बंदियों को चुन चुनकर बड़े केंद्रीय शिविर में भेज दिया जाता था। वहां पर गैस चैम्बर और शवदाह गृह थे, मतलब शमशान घाट बनाए गए थे ताकि उन्हें मौत की नींद सुलाई जा सके। इस काफिले में जाने वाले लोगों की चुनाव वास्तव में सभी बंदियों और उनके साथी दलों के बीच खुलेआम जंग की ऐलान था। हर कैदी अपने ओर से गुप्त रूप से यही कोशिश करता था कि उसे किसी तरह बंदियों के नामों की सूची का पता लग जाए ताकि वो अपना और अपने दोस्तों का नाम उस सूची में से निकाल के और कोई और तरीका आजमा सके, निकालने का कोई और तरीका आजमा सके। हालांकि ये सारे बंदी यह भी जानते थे कि यदि किसी एक व्यक्ति की बचाया जाएगा तो अधिकारी उसके स्थान पर कोई दूसरा शिकार चुन लेंगे। मतलब अगर हम अपने को बचा रहे हैं तो किसी और को पकड़ लेंगे, उसको खत्म कर देंगे। हर काफिले के साथ एक निश्चित संख्या में कैदियों का जाना जरूरी था। अधिकारियों की इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके साथ कौन लोग जा रहे थे। उनके लिए वे बंदी एक नंबर से ज्यादा मायने नहीं रखते थे, मतलब वो मात्र नंबर थे। बंदी जो ही शिविर में दाखिल होते उनके सारे दस्तावेज और पहचान पत्र वगैरह छीन ले जाते। बंदियों के छीनी गई चीजों में उनका बाकी सामान भी शामिल होता था। इस तरह प्रत्येक बंदी को अपने लिए एक काल्पनिक नाम, पहचान या पेशा चुनने का अवसर मिल जाता था। मतलब अपने आप एक काल्पनिक नाम चुनो, नया पेशा चुनो, वहां मिल जाता था। अनेक बंदियों को अलग अलग कारणों से यही ठीक भी लगता था। अधिकारियों को केवल उन नंबरों से मतलब होता था जो हर बंदी की पहचान करने के लिए उसे दिया जाता था। अक्सर वे नंबर बंदियों के चमड़ी पर गोद दिए जाते थे और उनके पैंट, कमीज या जैकेट पर सिले जा दिए थे। जब भी कोई पहरेदार किसी बंदियों को गुनाहगार साबित करना चाहता था तो उसका नाम जानने की जरूरत नहीं होती थी, केवल उसके कपड़ों पर दिख रहा नंबर ही काफी होता था। अब हम यात्रा के लिए निकलने के तैयार काफिले की बात पर लौटते हैं। उस समय हम में से किसी भी बंदी के पास नैतिकता से सोचने की, समझने की इच्छा ही नहीं थी, न समय था। हर आदमी केवल इस सोच में डूबा था कि उसे किसी भी तरह खुद को जीवित रखना, मतलब बस लाइफ जीनी है, हमें जीना है, ताकि वह एक दिन घर पर इंतजार कर रहे अपने परिवार वालों के पास लौट सके। इसके साथ ही उसे अपने ओर से किसी दोस्त की जान बचाने की कोशिश भी नहीं करनी थी, क्योंकि पहले तो अपने आप को बचाना बड़ी बात थी, वहां पर दोस्त को कैसे बचाए। इस तरह हर कोई बिना किसी संकोच या झिझक के अपने या दोस्त के स्थान पर किसी दूसरे बंदी या नंबर को काफिले में जाने को लिए आगे करने की फिराक में रहता था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कापोस यानी प्रमुख सिपाही को चुनने का तरीका बहुत नकारात्मक था। केवल बेरहम कैदी को ही इस काम के लिए चुना जाता था, लेकिन एसएस के द्वारा कापोस के चुनाव के अलावा सभी बंदियों के बीच मानो अपनी आप ही चुनने की सिलसिला जारी रहता। आमतौर पर केवल वह बंदी जीवित रह पाते थे जिन्होंने एक से दूसरे शिविर के 20 सालों की लंबी पैदल यात्राओं में स्वयं को जीवित रखने के लिए सारे नैतिक संकोच ताक पर रख दिए थे। वे अपने आप को बचाने के लिए अपनी ओर से हर उपाय करने के लिए तैयार थे, फिर भले ही उसके लिए उन्हें
किसी भी तरह की बेईमानी क्यों ना करनी पड़े, मतलब कैसे भी बचना है, कैसे भी निकलना है। उन्हें निर्दयता, चोरी और मित्रों के साथ धोखाधड़ी करने की भी कोई परहेज नहीं था। हम जैसे लोग जो अब तक संयोगवश या शायद किसी करिश्मे के कारण बचते आए थे, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे कुछ भी कहें, लेकिन यातना शिविर में ऐसे कई लोग थे जो हमसे बेहतर इंसान थे, लेकिन वो कभी वहाँ से बचकर वापस नहीं लौट पाए। आज यहाँ तक इतने ही पढ़ते हैं। आज इनकी यातना, इनकी एक एक्सपीरियंस जो हमने सुना, करते करते और सुनेंगे, पर आप जितना समझते जाएंगे, इतना पढ़ते जाएंगे, इतना सुनते जाएंगे, और आपको इनके एक्सपीरियंस से आपकी लाइफ में एक चेंज मिलेगा, एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। दैट्स व्हाट आई वांट कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। अभी हमने 5% ही पढ़ा है, हमने अभी 95% बाकी है। कल अगली इसकी सीरीज में, अगली स्टोरी में हम इसके बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन भी देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में और नई चीज़ सीखते हैं और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।